हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जॉब्स नोटिफिकेशन एंड स्ट्रैटेजी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आईबीपीएस क्लर्क 2020 की नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है। मैंने अपने पिछले वीडियो में उस नोटिफिकेशन को डिस्कस किया था और मैंने आपसे कहा था कि मैं अब से रेगुलर आईबीपीएस क्लर्क मेंस को ध्यान में रखते हुए रोज कंप्यूटर के लेक्चर्स और जनरल अवेयरनेस के लेक्चर्स के वीडियोस अपलोड करूंगा। दोस्तों, मैं जानता हूँ कि अभी मेंस का वक्त नहीं है। पहले प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है, फिर मेंस क्वालिफाई करना है। तो जब प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे तभी मेंस में मौका मिलेगा, मैं ये बात समझता हूँ। लेकिन दोस्तों, मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि मैं उन सभी एस्पिरेंट्स को जो भी प्रतिभागी हैं उनकी मदद कर सकूं। इसमें देखिए क्या है, टाइम मैनेजमेंट बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है बैंकिंग एग्जाम्स में। तो यहाँ पर भी एक टाइम मैनेजमेंट का राज है। जैसे देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा। अगर आप ये सोचेंगे कि मैं आज प्रिलिमिनरी का प्रिपरेशन शुरू करूंगा, प्रिलिमिनरी एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद मैं मेंस का प्रिपरेशन शुरू करूंगा, तब तक क्या होता है कि कंपटीशन इतना बढ़ चुका है कि बहुत देर हो जाती है और हम चीज़ों को सही वक्त पे कंप्लीट नहीं कर पाते हैं पूरा सिलेबस। तो मेरा यही मकसद है कि मैं उन सभी बच्चों को जो मेंस टारगेट कर रहे हैं, ठीक है, प्रीलिम्स के लिए भी मैं उनकी मदद करूंगा। प्रीलिम्स की भी मैं गाइडेंस देता रहूंगा। रेगुलर इंटरवल पे मैं उनकी गाइडेंस की वीडियोस बनाता रहूंगा, मटेरियल्स की वीडियो बनाता रहूंगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करता रहूंगा, इन सब से रिलेटेड मैं वीडियोस डालता रहूंगा। लेकिन ये वीडियोस जो हैं, जो 15 से 20 मिनट की वीडियोस जो मैं रोज बनाऊंगा कंप्यूटर्स और जनरल अवेयरनेस की, दोस्तों इसमें आपको बहुत ज़्यादा वक्त नहीं देना है, सिर्फ इन वीडियोस को देखना है। 15 से 20 मिनट का आपको वक्त रोज देना है। इससे क्या होगा कि जब मेंस का समय आएगा तब तक आप अपने सिलेबस का जो भी एक मेजर पोर्शन कंप्लीट कर चुके होंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की सबसे अच्छी बात ये होती है दोस्तों कि अगर आपने कहीं चीज़ों को सुना है, पढ़ा है या देखा है, तो आप ऑब्जेक्टिव्स को आंसर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो मैं यहाँ पर एक चीज़ थोड़ा सा मैं सही कर देता हूँ। यहाँ पर जो ये लेक्चर 2 लिख गया है, ये लेक्चर 2 अभी नहीं है, लेक्चर 2 आने वाला है। तो मैं इसे अभी यहाँ पर हटा दे रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। चलिए, तो इसी में क्या करना है आपको कि 15 मिनट रोज वक्त देना है, 20 मिनट, 15 से 20 मिनट, और ये वीडियोस आपको देखते रहना है। जिससे क्या होगा, आपका कंप्यूटर और आपका जनरल अवेयरनेस, ये दो पेपर्स की आपकी काफ़ी अच्छी तैयारी हो जाएगी दोस्तों। और जब भी मेंस की तैयारी का समय आएगा तब आपके पास एक पॉजिटिव एज होगा, राइट। तो इसी पॉजिटिव मोटिवेशन और पॉजिटिव थिंकिंग के साथ दोस्तों शुरू करते हैं आज का हमारा कंप्यूटर एप्टीट्यूड का वीडियो। ये पहला लेक्चर है दोस्तों, ये एक इंट्रोडक्शन है कंप्यूटर्स का, ठीक है। वैसे अगर बात करें आईबीपीएस क्लर्क की बात करें दोस्तों, जैसे कि हम बात करें आईबीपीएस क्लर्क की, तो इसमें क्या होता है दोस्तों, आपको जो कंप्यूटर का जो पेपर होता है, ठीक है, वो जनरल अंडरस्टैंडिंग के लेवल का होता है, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग के लेवल का होता है। इसमें आपको, मैं अगर बोलूँ, नॉर्मल भाषा में बोलूँ, तो आपको इसमें बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज नहीं चाहिए होती है कंप्यूटर्स की। आपको एक नो हाउ होना चाहिए, आपको कंप्यूटर्स के बारे में पता होना चाहिए। कंप्यूटर डिवाइस में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं उसके बारे में पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि इनपुट डिवाइस क्या होता है, आउटपुट डिवाइस क्या होता है, ठीक है। आपको इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे बहुत ही हाई फाई लेक्चर्स नहीं लूँगा, मैं बहुत ही टफ लेक्चर्स नहीं लूँगा जो अननेसेसरीली यहाँ पर इम्पॉर्टेंट नहीं है। मैं आपकी बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड लेक्चर लूँगा। जो क्वेश्चंस जैसे एग्जाम में आते हैं, मैं वैसे टाइप्स के लेक्चर्स आपको लूँगा जो आपको ज़्यादा रिलेवेंट होंगे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब जैसा कि यहाँ पर आप मेरा टॉपिक देख पा रहे हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर्स में ये पर्सनल कंप्यूटर्स आप देख पा रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो पर्सनल कंप्यूटर, जैसा कि आप सब जानते हैं पर्सनल कंप्यूटर क्या होता है। पर्सनल कंप्यूटर, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम पीसी कहते हैं, जैसे आपने घर पे आपके होगा, लैपटॉप होगा या फिर डेस्कटॉप होगा, या फिर आपने अपने स्कूल में देखा होगा डेस्कटॉप देखा होगा, लैपटॉप देखा होगा, या फिर आप मोबाइल यूज़ करते हैं दोस्तों या टैबलेट यूज़ करते हैं, ये सब भी पर्सनल कंप्यूटर्स में ही आता है, ठीक है। पर्सनल कंप्यूटर्स के ही टाइप हैं ये सब। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। आज हमारा लेक्चर 1 है आज आईबीपीएस सीरीज का, ठीक है। तो इसमें देखते हैं, आगे बढ़ते हैं और कंप्यूटर्स के बारे में जानते हैं कि पर्सनल कंप्यूटर्स क्या होते हैं और कैसे कैसे इनमें क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, क्या वर्किंग फंक्शन होता है, ठीक है। और आगे हम लेक्चर्स में जानेंगे कि हम इसके साथ क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, जैसे कि यहाँ पर कहा गया है कि पर्सनल कंप्यूटर जो होता है वो एक जनरल पर्पस कंप्यूटर होता है। तो जैसे मैंने आपको कहा कि जनरल पर्पस कंप्यूटर मतलब कोई भी नॉर्मल काम जो हम कर सके, जैसे कि
कोई भी काम से रिलेटेड हो गया, जैसे हमारा पावर पॉइंट हम बनाते हैं, ठीक है, जिस स्लाइड से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जैसे मान लीजिए ये जो स्लाइड्स मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो ये भी जो काम है ये जनरल पर्पस का काम है। अब आप कहेंगे कि स्पेशल पर्पस क्या होता है, तो स्पेशल पर्पस दोस्तों वो होता है, जैसे स्पेशल पर्पस की अगर बात करें, ठीक है, उनके लिए डिफरेंट कंप्यूटर होता है। आपने सुपर कंप्यूटर्स के बारे में सुना होगा, और भी डिफरेंट टाइप्स के कंप्यूटर होते हैं जो स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर्स होते हैं दोस्तों, ठीक है। हम अभी वहाँ यहाँ उसकी बात नहीं करें, मैं बस एक आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। जैसे आपने सुना होगा एस्ट्रोनॉमिकल डेटा को, ठीक है ना, एस्ट्रोनॉमिकल डेटा को जो कंप्यूटर्स कैलकुलेट करते हैं वो सब डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ सुपर कंप्यूटर्स होते हैं, और भी बहुत सारे टाइप के कंप्यूटर्स होते हैं जो साइंटिफिक साइंटिफिक कैलकुलेशंस में काम आते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, अभी हमें उतना सुपर कंप्यूटर्स के बारे में मैं आपको एक वीडियोस बना दूंगा। इसके बाद जब मैं आपका बेसिक सिलेबस कंप्लीट कर लूंगा, तो मैं जो अलाइड जो सब्जेक्ट्स बच जाएंगे, जो टॉपिक्स, उनके बारे में मैं वीडियोस बना दूंगा, ताकि आप एडवांटेज के लिए उसे देख सकते हैं। वैसे ज़्यादा ज़रूरत होती है कि आपके जनरल यूज़ में क्या आता है, उससे रिलेटेड जानकारी आपके पास होनी चाहिए। तो जैसा पर्सनल कंप्यूटर की हम बात कर रहे हैं, जनरल पर्पस कंप्यूटर होता है, क्या होता है इसमें सबसे अच्छी बात क्या है दोस्तों, ये स्मॉल होता है, साइज में क्या होता है, स्मॉल होता है। मतलब आप किसी भी स्पेस में इसको आराम से रख सकते हैं, जैसे कि टेबल पे रख सकते हैं, लैपटॉप को आप अपने साथ लेकर काम कर सकते हैं, मोबाइल को आप अपने जेब में रख सकते हैं दोस्तों, और लेकर कहीं भी घूम सकते हैं, मोबाइल, टैबलेट, इन सब चीज़ों को। लैपटॉप आप बैग में लेकर कहीं भी जा सकते हैं। तो ये क्या होता है, साइज जो उनका होता है स्मॉल होता है, ठीक है, कन्वीनियंट होता है। यही अगर हम बात करें सुपर कंप्यूटर्स की, तो दोस्तों वो काफ़ी बड़े साइज में होते हैं। जैसे कि अगर आप कहें तो एक रूम भी कम पड़े उन्हें रखने के लिए। सुपर कंप्यूटर्स जनरली बहुत बड़े होते हैं साइज में, और उनके लिए आपको स्पेशल रूम्स बनाने पड़ते हैं रखने के लिए, तो आप उसे किसी भी छोटी जगह पे नहीं रख सकते, ठीक है। और पर्सनल कंप्यूटर का एक और सबसे अच्छा ये जो है फीचर है, वो ये इनएक्सपेंसिव, मतलब आपके बजट में होता है। आप इसको अपने बजट से परचेज कर सकते हैं। जनरली आपने सुना होगा सुपर कंप्यूटर्स जो बनते हैं आप साइंटिफिक पर्पस के लिए, आपने सुना होगा परम कंप्यूटर्स के बारे में, और भी बहुत सारे कंप्यूटर्स जो बहुत सारे देशों ने अपने अपने लिए सुपर कंप्यूटर्स बनाए हैं। मैं उनके बारे में वीडियोस बनाऊंगा, तब आपको उसकी मैं पूरी जानकारी दूंगा। तो वो कंप्यूटर्स काफ़ी महंगे होते हैं दोस्तों, लेकिन ये कंप्यूटर्स क्या होते हैं, जो पर्सनल कंप्यूटर्स होते हैं, इन्हें हम खरीद सकते हैं, ये हमारे बजट में होते हैं, ये रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव होते हैं। और ये क्या होता है, इंडिविजुअल यूजर्स के लिए, जैसे मैं, आप, हम सब के लिए हिसाब से ये डिज़ाइन किए जाते हैं, जिसका हम ना डिफरेंट डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो पर्सनल कंप्यूटर के बारे में आप समझ गए दोस्तों। पर्सनल कंप्यूटर कोई भी जनरल पर्पस कंप्यूटर होता है जो साइज में छोटा होता है, कम एक्सपेंसिव होता है, ठीक है, और वो इंडिविजुअल यूज के लिए बनाया जाता है। जैसे जनरल पर्पस रोजमर्रा के काम के लिए, जैसे लेक्चर्स हो गए, आपका ड्राइंग हो गया, आप जैसे कि नॉर्मल काम करते हैं, आप मूवी देख सकते हैं उस पर, या फिर आप कुछ और भी नेट सर्फिंग कर सकते हैं, गेम खेल सकते हैं। इन सब पर्पस के लिए जो कंप्यूटर बना होता है उसे पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, कोई भी कंप्यूटर जो होता है वो दो कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, ठीक है। एक कंपोनेंट को कहते हैं हार्डवेयर, दूसरे को कहते हैं सॉफ्टवेयर। अब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में दोस्तों क्या अंतर है, ठीक है, ये क्योंकि ये इंट्रोडक्शन वीडियो है, इसलिए मैं अभी आपको इसमें सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, फिर मैं डिटेल वीडियो में इन सब चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो हार्डवेयर वो सारी चीज़ें होती है जिसको आप टच कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए, आप माउस को टच कर सकते हैं, बिल्कुल टच कर सकते हैं। आप कीबोर्ड को टच कर सकते हैं, बिल्कुल टच कर सकते हैं। आप अपने स्क्रीन को टच कर सकते हैं, बिल्कुल टच कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ें, जैसे कि आपकी कीबोर्ड हो गई, ठीक है, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ठीक है, आपका स्क्रीन हो गया, मॉनिटर, ठीक है, मॉनिटर हो गया, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसी चीजें जिसको भी आप टच कर सकते हैं, वो सभी क्या होते हैं, हार्डवेयर होते हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर वो चीज है जिसको हम टच नहीं कर सकते, तो कांट टच, ठीक है। जिसको हम टच नहीं कर सकते वो सॉफ्टवेयर है, जिसको हम टच कर सकते हैं वो हार्डवेयर है, ठीक है। अब सॉफ्टवेयर जैसे देखिए, आपने सुना होगा विंडोज, विंडोज अभी 10 चल रहा है, विंडोज 8 था, विंडोज 8.1, विंडोज एक्सपी, विस्टा, बहुत सारे टाइप के विंडोज थे, जैसे विंडोज हो गया, ठीक है। इसे हम टच नहीं कर सकते, ठीक है दोस्तों। हाँ, यूज कर सकते हैं पर टच नहीं कर सकते। अब जैसे एम एस ऑफिस हो गया, हम यूज कर सकते हैं लेकिन टच नहीं कर सकते। तो ये सारी चीजें क्या है जिसे हम टच नहीं कर सकते, वो सब सॉफ्टवेयर कैटेगरी में आता है, ठीक है दोस्तों। अब
पर्सनल कंप्यूटर का एग्जांपल जैसे मैंने आपको पहले बता दिया, लैपटॉप, डेस्कटॉप, हैंडहेल्ड पीसीज। हैंडहेल्ड पीसीज जैसे क्या होते हैं ना, छोटे पीसीज होते हैं जिनको आप हाथ में हैंडल कर सकते हैं, और कहें तो आप एक हिसाब से कह सकते हैं मोबाइल को भी आप इस कैटेगरी में ले सकते हैं, टैबलेट पीसी को भी इस कैटेगरी में आप ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि पर्सनल कंप्यूटर क्या होता है। पर्सनल कंप्यूटर किन दो कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, जैसे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कंपोनेंट होता है। हार्डवेयर वो चीज़ें होती है जिसे हम टच कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर वो होता है जिसे हम टच नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स जैसा कि आपने देखा, लैपटॉप, डेस्कटॉप या हैंडहेल्ड पीसी या मोबाइल। चलिए अब एक एक करके डिस्कस करते हैं कंपोनेंट क्या क्या होते हैं। पहले सबसे कॉमन जो हमारे पास पर्सनल कंप्यूटर जो आप सबसे कॉमन कहीं भी देखते हैं वो डेस्कटॉप कंप्यूटर देखते हैं दोस्तों। ठीक है, आप अपने स्कूल, कॉलेज या फिर घर पे भी डेस्कटॉप कंप्यूटर्स काफ़ी इजीली आप देख सकते हैं। तो डेस्कटॉप कंप्यूटर जब आप देखते हैं तो सबसे पहले आपको उसमें क्या दिखता है, एक बड़ा सा स्क्रीन दिखता है। ठीक है दोस्तों, स्क्रीन जो दिखता है उसे डेस्कटॉप कंप्यूटर में मॉनिटर कहा जाता है। मॉनिटर वो इक्विपमेंट होता है, कंप्यूटर का वो पार्ट होता है जिससे क्या होता है, कोई भी काम जो आप कंप्यूटर पे करते हैं उसको डिस्प्ले किया जाता है। ठीक है, विजुअल फॉर्म में, मतलब जिस चीज को हम देख सकते हैं। तो मॉनिटर का काम क्या होता है दोस्तों, मॉनिटर एक हार्डवेयर है, ठीक है, जिसका काम क्या होता है, जो भी प्रोग्राम हम कर रहे हैं या जो भी हम यूज कर रहे हैं कंप्यूटर में, जिस चीज के लिए पर्पस के लिए भी हम यूज कर रहे हैं, उस चीज को विजुअल फॉर्म में डिस्प्ले करता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल अगर मैं पावर पॉइंट की बात करूं, पावर पॉइंट, इसमें क्या होता है कि आपका कंप्यूटर जो सॉफ्टवेयर है, पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर जो है एमएस ऑफिस में आता है पावर पॉइंट, तो पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर जो है आपका, उससे वो क्या कर रहा है, आपका पावर पॉइंट बनाने में आपको मदद करता है, लेकिन उस पावर पॉइंट को आप देख कहाँ पर पा रहे हैं, प्रोजेक्ट कहाँ पर कर पा रहे हैं, तो वो आप प्रोजेक्ट कर पा रहे हैं स्क्रीन पे, जो मॉनिटर है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया, ये भी एक हार्डवेयर डिवाइस है। ठीक है, दूसरा है कीबोर्ड। कोई भी चीज़ जो आप टाइप करते हैं दोस्तों अपने कंप्यूटर में, वो कीबोर्ड के द्वारा ही टाइप करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये दूसरा हार्डवेयर है कीबोर्ड। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जब हम हार्डवेयर की बात करते हैं ना, तो दो टाइप के हार्डवेयर भी होते हैं। ठीक है, एक को बोलते हैं इनपुट डिवाइस, ठीक है, दूसरे टाइप जो होता है उसको बोलते हैं हम आउटपुट डिवाइस। ठीक है दोस्तों, मैं अभी आपको इसकी जनरल इंट्रोडक्शन दे दे रहा हूं, इनसे रिलेटेड मैं डिटेल वीडियोस बनाऊंगा। तो इनपुट डिवाइस वो सारी डिवाइसेस होती हैं जिनसे हम किसी भी, जैसे कंप्यूटर के सिस्टम में, कोई भी सिस्टम में हम कोई भी डाटा फीड करते हैं, मतलब कोई इंस्ट्रक्शंस देते हैं। जैसे कीबोर्ड में आप कोई की प्रेस करते हैं तो वो सिस्टम को एक इंस्ट्रक्शन देता है, आपके प्रोसेसर को, ठीक है, कि भैया मैंने F प्रेस किया है, आप F डिस्प्ले करो। ठीक है, तो क्या होता है कि हमने एक इंस्ट्रक्शन दिया, ठीक है, जो इनपुट गया, कंप्यूटर के अंदर गया, हमारा सिस्टम के अंदर गया, और सिस्टम ने उसको प्रोसेस किया, ठीक है, और उसके बाद उसको मॉनिटर पे प्रोजेक्ट किया। तो यहां पर आप देखेंगे, अगर हार्डवेयर का हम डिफरेंशिएशन करें तो इनपुट डिवाइस क्या हुआ, हमारा कीबोर्ड जिससे हमने इंस्ट्रक्शंस इंटर किए, और आउटपुट डिवाइस हमारा क्या हुआ, मॉनिटर, जहां पर हमें वो विजुअल फॉर्म में दिखा। ठीक है, अब अगर बाकी आउटपुट डिवाइसेस की बात करें तो आपके पास जैसे स्पीकर्स होते हैं, ठीक है, ये भी आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, आप प्रोजेक्टर्स होते हैं, ये भी आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, तो दोस्तों ये सारे आउटपुट डिवाइस हैं। आपके पास प्रिंटर होते हैं, ठीक है, प्रिंटर्स भी आउटपुट डिवाइस हैं। ठीक है, उसी प्रकार अगर हम इनपुट डिवाइस की बात करें तो दूसरा सबसे कॉमन जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो होता है माउस, जिसको हम पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं, जिससे आप किसी भी टैब को टच कर सकते हो, या फिर आप क्लिक कर सकते हो, किसी भी फाइल को ओपन कर सकते हो। ठीक है, या फिर कोई भी फाइल ड्रैग कर सकते हो, या फिर जैसे मैं ये चीज़ें बना पा रहा हूँ, जैसे ये राउंड एंड राउंड, ये सारी चीज़ें आप माउस की मदद से कर सकते हो। ठीक है, तो ये पॉइंटिंग डिवाइस, क्योंकि ये भी इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर के अंदर भेज रहा है, तो ये भी इनपुट डिवाइस में आता है। ठीक है दोस्तों, तो अब आप समझ गए इनपुट और आउटपुट डिवाइस में क्या अंतर है। हार्डवेयर दो टाइप के होते हैं, इनपुट और आउटपुट। ठीक है, तो दोस्तों अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे ये जो सिस्टम यूनिट है। ठीक है, सिस्टम यूनिट, अभी तक जो हम बात कर रहे थे उसे हम बाहर से विजुअली देख पा रहे थे। ठीक है दोस्तों, अब सिस्टम यूनिट क्या होता है, वो सारे सिस्टम जो कंप्यूटर, जो हमारा डिवाइस होता है उसके अंदर मौजूद होते हैं। ठीक है दोस्तों, जो कि जिसको कि कंप्यूटर का मेन कंपोनेंट भी कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सारे जो कंप्यूटर की फंक्शनिंग होती है दोस्तों वो यहीं से होती है। ठीक है,
प्रोसेसिंग हो गया या फिर हाँ, तो जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, सिस्टम यूनिट्स वो सारे सिस्टम यूनिट जो होता है इसको हम बाहर से नहीं देख पाते हैं, ठीक है, बाहर से नहीं देख सकते। जैसे आपने जनरली देखा होगा, आपने आपका जो डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है, जनरली आपने देखा होगा, ये जो आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है, ठीक है दोस्तों, ये डेस्कटॉप कंप्यूटर में क्या होता है, आपने देखा होगा कि इस तरह का एक कैबिनेट आपके साथ होता है, ठीक है, कैबिनेट, और ये मॉनिटर होता है, ठीक है, जो ये मॉनिटर होता है, ये कैबिनेट आपका होता है, इसमें कुछ ऐसा ऐसा बना होता है, ठीक है, यहाँ पर कुछ ऐसा, ठीक है। तो ये जो कैबिनेट होता है, ठीक है, इसको आप बाहर से देख सकते हैं, लेकिन इसके अंदर के सारे कंपोनेंट्स को आप नहीं देख पाते हैं, ठीक है। तो उन सारे कंपोनेंट जो अंदर जो सारे कंपोनेंट होते हैं, ठीक है, उनको हम सिस्टम यूनिट कहते हैं, ठीक है, ठीक है। तो सिस्टम यूनिट में क्या क्या होता है, ठीक है, सिस्टम यूनिट में क्या क्या होता है, क्या क्या चीज से मिलकर सिस्टम यूनिट बनता है और उनके क्या फंक्शंस होते हैं और क्या काम करते हैं, उसके बारे में चलिए थोड़ा सा जानते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो सबसे पहला नाम जो आता है, मैं अभी आगे आपको दिखाऊंगा इसके बारे में, क्या कैसे क्या होता है नहीं होता है। तो जो सबसे पहला नाम आता है, ठीक है दोस्तों, वो नाम आता है मदरबोर्ड का। आपने सुना होगा मदरबोर्ड, ठीक है। मदरबोर्ड क्या होता है, ठीक है, मदरबोर्ड आपने देखा होगा, कभी कभी आपने देखा होगा कंप्यूटर जब आप कभी ओपन होते देखा होगा, तो आपने देखा होगा उसमें एक बड़ा सा चिप होता है, ठीक है, बहुत बड़ा सा चिप होता है, ठीक है, इतने बड़ा, लगभग ग्रीन कलर का आपने बड़ा सा चिप देखा होगा, उसे कहते हैं मदरबोर्ड। मदरबोर्ड क्या होता है दोस्तों, ये जो होता है कंप्यूटर का पूरा सर्किट जो होता है, सारी चीजें इसी में लगी होती हैं, ठीक है। मदरबोर्ड, जैसे कि आप देखिए, आपको मैं बताना चाहूंगा एक एक करके, मदरबोर्ड इस तरीके का कुछ दिखता है, आप जैसे कि यहाँ देख पा रहे हैं, देख रहे हैं, इसमें सारी सर्किट जो जितने भी चीज होते हैं सब कुछ इसमें फिट होता है, ठीक है। और क्योंकि ये पूरा एक मेन सर्किट होता है, इसीलिए इसको प्राइमरी सर्किट भी बोलते हैं, क्योंकि इसके बिना कंप्यूटर का चलना बहुत मुश्किल हो जाता है, मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपको जो सारे कनेक्शंस होते हैं वो यहीं से होकर गुजरते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके अलावा क्या होता है, आपको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो सीपीयू होता है, जिसको आप प्रोसेसर भी कहते हैं आम भाषा में, वो भी सिस्टम यूनिट के अंदर ही प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये क्या करता है, इसको हम जैसे कि आपने बोला ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी कहते हैं। ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर इसलिए कहते हैं क्योंकि जैसे ह्यूमन बॉडी में ब्रेन का काम क्या है, सोचना और एक्ट करना, ठीक है, किसी भी चीज के प्रति सोचना और उसके रिस्पॉन्स में एक्ट करना, यानी कि रिस्पॉन्स में एक्ट करना, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये सीपीयू जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, उसका काम यही होता है, ठीक है। ये क्या करता है, जितने भी सॉफ्टवेयर के इंस्ट्रक्शंस आते हैं, जैसे अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज कर रहे हैं, तो जैसे कि आप होता है, आप कंट्रोल प्लस एस दबा रहे हैं तो सेव होना है, ये करना है, वो करना है, तो वो सारी चीजों का जो प्रोसेसिंग होता है, ठीक है, उन सारी चीजों को ये सीपीयू प्रोसेस करता है, ठीक है, और उन सारे इंस्ट्रक्शंस को कन्वर्ट करके फाइनल रिजल्ट्स में आपको डिस्प्ले करता है सिस्टम पे, ठीक है, जो मॉनिटर पे आप देख पाते हैं फाइनल रूप में। अब इन दोनों चीज के अलावा इसमें क्या होता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, वो है मेमोरी, ठीक है। अब मेमोरी क्या होती है, दो टाइप की होती है, ठीक है, मेमोरी जो होती है वो दो टाइप। मेमोरी का मतलब क्या होता है, हिंदी में बोले तो याददाश्त, मतलब रिमेंबर करने की क्षमता, ठीक है, याददाश्त। तो मेमोरी जो होती है वो दो टाइप की होती है, एक होती है प्राइमरी मेमोरी, ठीक है, दूसरी होती है सेकेंडरी, ठीक है। क्योंकि इसका अभी जो अपकमिंग लेक्चर्स आएगा उसमें डिटेल में इसके बारे में चर्चा करेंगे, तो मैं आपको बस एक इसकी थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। प्राइमरी मेमोरी वो मेमोरी होती है जिसके बिना आप कंप्यूटर की फंक्शनिंग को देख ही नहीं सकते, ठीक है, मतलब कि प्राइमरी मेमोरी के बिना आप इमेजिन ही नहीं कर सकते कि आपका कंप्यूटर चल पाएगा, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा रैम रोम, आपने जब भी कंप्यूटर आप खरीदने जाते हैं तो आप शॉपकीपर आपको बताता है कि इसमें इतना रैम है, इतना रोम है, ठीक है। तो रैम और रोम क्या है, पहले तो मैं आपको बता दूं, रैम और रोम टाइप्स हैं प्राइमरी मेमोरी के, ठीक है। और उसके अलावा आपने फिर सुना होगा कि आपको शॉपकीपर कहता है कि आपको सर अभी नया आया है 1 TB का हार्ड डिस्क मिल जाएगा इसमें, ठीक है, या फिर आप 2 TB का हार्ड डिस्क लगा सकते हैं, या फिर 500 GB का आपको ये मिल जाएगा, हार्ड डिस्क मिल जाएगा, ठीक है। तो ये जो डिवाइस, ये जो मेमोरी स्टोरिंग जो ऑप्शंस आपको मिलते हैं, ये सेकेंडरी मेमोरी में आते हैं। ये जो डिवाइस होते हैं इसको आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, ठीक है,
अपने हिसाब से आप इसको यूज कर सकते हैं। अब इन दोनों में आप कहेंगे कि दोनों तो मेमोरी डिवाइस है, अब चाहे कोई प्राइमरी हो या सेकेंडरी हो, दोनों तो चीजें स्टोर ही कर रहा है, तो अंतर क्या है? तो देखिए दोस्तों, मैं आपको अंतर बताता हूं इसमें, ठीक है। अंतर ये है कि जो ये दोनों जो मेमोरी के कैटेगरीज हैं, एक में क्या होता है कि जो भी इंफॉर्मेशन आप रखते हैं, ठीक है, जैसे कि आप प्राइमरी मेमोरी में क्या होता है, दो टाइप की मेमोरी होती है, मैं आपको एक एक करके समझाऊंगा। एक क्या होता है जो कंपनी बिल्ट होती है, ठीक है, कंपनी ने जो मेमोरी डालकर दी है आपको, जिसको हम कहते हैं रैंडम एक्सेस। जो देखिए, कंपनी क्या होता है, आपको दो टाइप की मेमोरी देती है, जिसको प्राइमरी मेमोरी हम कहते हैं, ठीक है। अब प्राइमरी मेमोरी में क्या होता है, एक होता है रैम, जिसको हम कहते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, एक होता है रोम, जिसको कहते हैं रीड ओनली मेमोरी। अब इन दोनों में अंतर क्या है? अंतर ये है कि रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या होता है, ये शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, ठीक है, शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है। इसमें क्या होता है कि जितना देर आपने पावर दे रखा है सिस्टम को, उतना देर ये मेमोरी काम करेगी, जैसे ही आपने पावर ऑफ कर दिया ये मेमोरी इरेज हो जाती है, ठीक है। रोम क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी, ये वो मेमोरी होती है जो कंपनी की तरफ से प्रीसेट होती है, मतलब इसको कंपनी ने फीड किया होता है आपके सिस्टम में, जिसको आप एडिट नहीं कर सकते, ठीक है। ये क्या होता है कि पावर ऑन होते ही कंप्यूटर में ये मेमोरी एक्सेस होती है, कंप्यूटर को ऑन करने में मदद करता है, या फिर जो कंप्यूटर को रन करने के लिए प्री बिल्ट प्रोग्राम्स जो होते हैं, जैसे प्री बिल्ट प्रोग्राम्स जो होते हैं वो इसमें लोडेड होते हैं। जैसे देखिए, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आप कंप्यूटर जब ऑन करते हैं, जब आप पावर बटन दबाते हैं कंप्यूटर का, तो कंप्यूटर ऑन होता है अपने आप देखते हैं उसमें विंडोज का लोगो आ जाता है और वो खुद ब खुद प्रोसेस होकर ऑन हो जाता है। तो जो कंप्यूटर को ऑन होने का इंस्ट्रक्शन है वो हम तो नहीं देते, क्योंकि हम तो कीबोर्ड में से कुछ नहीं करते, माउस में से कुछ नहीं करते। तो ये जो मेमोरी होती है ये कंपनी की तरफ से परमानेंट दी जाती है, ठीक है। तो ये वाली मेमोरी क्या होता है कि इसको रोम के नाम से जाना जाता है, रीड ओनली मेमोरी, क्योंकि इसको आप एडिट नहीं कर सकते, ठीक है। और ये डिलीट नहीं हो जाती है, पावर कटने के बाद ये डिलीट नहीं हो जाती है। आप दोबारा से जब सिस्टम ऑन करते हैं तो फिर से ये मेमोरी आपके यूज में आती है और आपके सिस्टम को ऑन करने में मदद करती है, ठीक। अब इसके अलावा जो दूसरा प्राइमरी मेमोरी है वो है रैंडम एक्सेस मेमोरी। जैसा कि आप नाम सुन पा रहे हैं, रैंडम एक्सेस मतलब जिस मेमोरी को हम रैंडमली एक्सेस करते हैं। इसको शॉर्ट टर्म मेमोरी मैंने इसलिए कहा था क्योंकि ये परमानेंट मेमोरी नहीं होती है, इसमें आप किसी चीज को स्टोर करके नहीं रख सकते। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आप मान लीजिए कि कोई भी सॉफ्टवेयर आप रन कर रहे थे, जैसे आप MS ऑफिस रन कर रहे थे, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन रन कर रहे थे, ठीक है। तो जब आप रन कर रहे थे तो आपके हार्ड ड्राइव्स में जो स्टोर्ड था, ठीक है, सॉफ्टवेयर, वो टेम्पररी लेवल पे क्या होता है कि रैंडम एक्सेस मेमोरी में आ जाता है, क्योंकि कंप्यूटर को चलाने के लिए प्रोसेसिंग काफ़ी फास्ट करनी होती है और डेटा का जो ट्रांसफर होता है वो काफ़ी फास्टली करना होता है। तो इस फास्ट डेटा ट्रांसफर के लिए यूज होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी का। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या करता है, एक टेम्पररी मेमोरी बनाता है। जो भी आपके सेकेंडरी मेमोरी में सेव्ड रहता है सॉफ्टवेयर, उसका एक टेम्पररी मेमोरी बनाता है, जिससे क्या होता है कि उसको स्पीडली एग्जीक्यूट करने में हेल्प मिलती है, ठीक है। ये मेमोरी इसी कारण से क्योंकि ये मेमोरी परमानेंट मेमोरी नहीं होती, इसका काम बस शॉर्ट टर्म का काम होता है, इसीलिए इसे शॉर्ट टर्म मेमोरी कहते हैं और रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। तो उम्मीद करता हूं आप प्राइमरी मेमोरी के बारे में समझ पाए होंगे कि रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या होता है और रीड ओनली मेमोरी क्या होता है, ठीक है। देखिए, अभी मैं ज्यादा डिटेल में इसके अंदर नहीं जा रहा हूं। इसकी रैंडम एक्सेस मेमोरी भी दो टाइप की होती है, एक को बोलते हैं SRAM और एक को बोलते हैं DRAM, ठीक है। SRAM का फुल फॉर्म याद रख लीजिए, ये कभी कभी एग्जाम्स में पूछा जाता है कि SRAM का फुल फॉर्म क्या है। तो इसको स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं, RAM फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी, S फॉर स्टैटिक। इसको स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी क्यों कहते हैं, ये नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है। अभी के लिए आप फुल फॉर्म याद रखिए कि SRAM मतलब होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। दूसरा है DRAM, जिसको कहते हैं डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। हालांकि दोनों रैंडम एक्सेस मेमोरी के टाइप्स ही हैं, ठीक है, लेकिन एक SRAM कहा जाता है क्योंकि इसमें कोई और टेक्नोलॉजी यूज होती है, एक को डायनेमिक रैम कहा जाता है क्योंकि इसमें कोई और टेक्नोलॉजी यूज होती है। मैं उसके बारे में आपको डिटेल में अगले लेक्चर में बताऊंगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आप प्राइमरी मेमोरी के बारे में समझ गए हैं और पर्टिकुलरली रैम और रोम के डिफरेंस के बारे में समझ गए। चलिए थोड़ा सा मैं अब आपको बता दूं, क्योंकि अब आप इजीली समझ सकते हैं कि प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी में क्या अंतर है।
अब मैं सेकेंडरी मेमोरी की अगर बात करूं तो जैसे आप हार्ड ड्राइव है उसमें अगर आप कोई जैसे काफ़ी कॉमन एग्जांपल आप मूवीज लैपटॉप में रखते हैं या कंप्यूटर में रखते हैं, आपके डेस्कटॉप पीसी में रखते हैं। क्या सिस्टम बंद होने के बाद आप जब दोबारा सिस्टम ऑन करते हैं तो क्या वो मूवीज प्रेजेंट नहीं रहती आपके हार्ड ड्राइव में? रहती है ना। तो इसलिए उसको परमानेंट मेमोरी कहा जाता है, उसको रैंडम एक्सेस मेमोरी नहीं कह सकते, क्योंकि उसमें चीजें पावर ऑफ होने के बाद भी स्टोर्ड रहती। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि आप यहाँ पर प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में अंतर समझ पाए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं और इसको थोड़ा और डिटेल में जानते हैं। ठीक है, चलिए, जैसा कि मैंने आपको रैम के बारे में बता दिया, अब रोम की बात करते हैं। रोम जो है वो रीड ओनली मेमोरी होता है, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो कंपनी ने फीड कर रखा है, ठीक है, कंपनी ने फीड कर रखा है जिस मेमोरी को, ये एक हिसाब से क्या होता है कि ये भी एक परमानेंट मेमोरी होती है। ठीक है, इसको आप इरेज नहीं कर सकते। ठीक है, इरेज नहीं कर सकते। और ये जो मेमोरी होती है ये डिपेंड करता है कि कंपनी ने क्या फीड कर रखा, कौन सा सिस्टम है आपका, किस पर्पस के लिए आपका सिस्टम है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया, सिस्टम जब आप ऑन करते हैं तो आपको कोई इंस्ट्रक्शन नहीं देना होता, बस आप पावर बटन ऑन करते हैं और सिस्टम अपने आप इसको रन करने लगता है कि मुझे कैसे स्विच ऑन होना है। ठीक है, अब रोम के भी बहुत सारे टाइप हैं, मैं इनके बारे में भी डिटेल लेक्चर लूंगा सेकेंड लेक्चर में। अभी अभी के लिए आप ये फुल फॉर्म याद रखिए, क्योंकि काफ़ी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं इन फुल फॉर्म्स। ठीक है, और स्पेशली आईबीपीएस क्लर्क या फिर एसएससी सीजीएल हो गया। ठीक है, एसएससी सीजीएल हो गया, या फिर एसएससी हाई आपका जो एमटीएस हो गया। ठीक है, या फिर आपका एसएससी जो सेकेंडरी लेवल होता है, सीनियर सेकेंडरी लेवल होता है, उसके लिए आपको ये करना चाहिए। यानी कि गवर्नमेंट जॉब्स में काफ़ी काम आते हैं, ऐसे क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं। आप अगर कोई स्टेट एसएससी की एग्जाम्स दे रहे हैं आईबीपीएस के अलावा, तो इन सब चीज़ों में ये काम आता है। ठीक है, तो चलिए देखिए, रोम जो होता है यानी कि रीड ओनली मेमोरी तीन टाइप के होते हैं। ठीक है, एक है जो पहला मेमोरी, उसे कहते हैं पी रोम। पी रोम का मतलब होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, मतलब इसको प्रोग्रामेबल क्यों कहा जाता है इसके बारे में हम डिटेल, क्योंकि आप एक लाइन में इसे समझ नहीं पाएंगे, मैं इसको डिटेल में आपको बताऊंगा। ठीक है, अभी के लिए फुल फॉर्म याद रखिए कि रीड ओनली मेमोरी का एक टाइप होता है पी रोम जिसको कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। दूसरा होता है जिसको ईपी रोम कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, तीसरा जो है उसको ईईपी रोम कहते हैं। ठीक है, जिसका मतलब होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल, ठीक है, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, तो रैम और रोम, रैम दो टाइप का होता है, रोम तीन टाइप का होता है। ठीक है, देखिए होने का क्या है कि सिस्टम रोज आजकल चेंज हो रहे हैं। ठीक है, अपग्रेडेशंस डेली हो रहे हैं, तो मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि ये दो ही टाइप के ही रहेंगे या तीन ही टाइप के रहेंगे, ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी के लिए आपको इतना ही जानना है। ठीक है, इसके आगे आप अभी उतना मत सोचिए, क्योंकि उतना आपके एग्जाम्स के लिए यूजफुल नहीं है। आप कंप्यूटर या इंजीनियर या सॉफ्टवेयर इंजीनियर आपको अभी नहीं बनना है। ठीक है, चलिए इसके अलावा अब बात करते हैं हार्ड डिस्क, जिसको कि हम सेकेंडरी मेमोरी भी कहते हैं। ठीक है, ठीक है, तो हार्ड ड्राइव क्या होता है? हार्ड डिस्क या हार्ड ड्राइव जो बोलते हैं इसको मास स्टोरेज डिवाइस भी कहते हैं, क्योंकि मास स्टोरेज डिवाइस इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो कैपेसिटी होता है बहुत ज़्यादा होता है। जैसे आप आजकल आजकल 1 TB 2 TB, ठीक है, जीबी की कोई बात नहीं करता, अब जीबी से हम ऊपर बढ़ गए। पहले क्या था? पहले सबसे पहले क्या होता था? केबी, फिर एमबी, फिर एमबी के बाद आया जीबी, अब जीबी के बाद आ गया क्या? टीबी। तो अभी हम क्या है? टीबी की बातें करते हैं। तो ये जो मास स्टोरेज होता है, जो हम सेव करके कोई चीज़ अपने कंप्यूटर में रखते हैं, उसको हम हार्ड डिस्क कहते हैं। ठीक है, ये तब भी डेटा सेव करके रखता है आपके सिस्टम में जब पावर ऑफ भी हो जाता है। ठीक है, तो जैसा कि आप समझ पा रहे हैं यहाँ पर कि ये एक काइंड ऑफ, जब तक आप इसे इरेज नहीं करते या डिलीट खुद से नहीं करते तब तक इसमें आपका डेटा जमा रहता है। ठीक है, इसके अलावा कुछ और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं, जैसे फ्लॉपी डिस्क जो आजकल यूज अब नहीं होती, पहले यूज होती थी। सीडी भी धीरे धीरे मार्केट से हट ही गई। डीवीडी के बारे में बात करें, सीडी का फुल फॉर्म मैं आपको बता दूं, सीडी का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। ठीक है, ठीक है, उसी तरह डीवीडी है। ठीक है, डीवीडी भी आजकल मार्केट में अब उतना यूज नहीं होता, क्योंकि आजकल अब फ्लैश ड्राइव का जमाना आ गया, पेन ड्राइव्स लोग यूज करते हैं, मेमोरी कार्ड यूज करते हैं। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो अब मतलब
आउटडेटेड हो गई हैं, लेकिन फिर भी ये सेकेंडरी मेमोरी में काम आती हैं, ठीक है। तो इनके बारे में आपको ध्यान रखना है। कंप्यूटर में जो लास्ट पोर्शन होता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो होता है पावर यूनिट। आपको पावर यूनिट के बिना आप कंप्यूटर को रन नहीं कर पाएंगे, जिससे आपको सारा पावर मिलता है, ठीक है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, तो जैसा कि आप समझ गए, माफ़ी चाहूँगा, जो पावर सप्लाई है वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि बिना पावर सप्लाई के आप किसी भी सिस्टम को रन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यहाँ पर जो तीन चीज़ें आपको याद रखने वाली है, वो ये याद रखने वाली है कि हार्डवेयर क्या क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर क्या क्या होते हैं, और हार्डवेयर के अंदर इनपुट डिवाइस क्या क्या होते हैं, ठीक है दोस्तों। इनपुट डिवाइस क्या क्या होते हैं, आउटपुट डिवाइस क्या क्या होते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर देखिए, ये एक माउस है, ये एक इनपुट डिवाइस है। उसी तरह कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है। आप जॉयस्टिक, आप गेम खेलने के टाइम जॉयस्टिक यूज़ करते हैं, वो भी एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है दोस्त। आपका दोस्तों, ठीक है, ये आपका जो कीबोर्ड है, ठीक है, कीबोर्ड हो गया, जॉयस्टिक हो गया। आप जब कोई चीज़ स्कैन करते हैं दोस्तों, ठीक है, स्कैन जब करते हैं तो स्कैनर क्या करता है, वो भी आपकी चीज़ों को, वो भी एक टाइप ऑफ इनपुट डिवाइस होता है, ठीक है। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस होता है, प्रोजेक्टर आपका आउटपुट डिवाइस होता है, ठीक है दोस्तों। डेस्कटॉप आपका जो मॉनिटर है वो भी आपका आउटपुट डिवाइस होता है, प्रिंटर आपका आउटपुट डिवाइस होता है दोस्तों, ठीक है। तो ये सारे आउटपुट इनपुट डिवाइसेस में आपको अंतर पता रखना है, ठीक है। सिस्टम यूनिट क्या क्या चीज़ से मिलकर बना होता है, जैसे मदरबोर्ड होता है सिस्टम यूनिट में। मदरबोर्ड जो आपका प्राइमरी सर्किट होता है, जो सब सब सारी जो भी मतलब कनेक्शंस होते हैं, सारे कनेक्शन और सारी जो चिप्स वगैरह, यहीं पे ये मेन चिप होता है आपके कंप्यूटर सिस्टम का, ठीक है। सीपीयू किसे कहते हैं, सीपीयू जो आपके कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं जिसे आप, ठीक है, जो आपके सारे इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करता है, ठीक है। जो सॉफ्टवेयर के द्वारा आप इंस्ट्रक्शंस देते हैं, सारे इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करता है। मेमोरी कंप्यूटर में दो टाइप की होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में भी दो टाइप की मेमोरी होती है। एक होता है जिसको रैम बोलते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी। एक होता है जिसको रोम बोलते हैं, रीड ओनली मेमोरी। आपको ये फुल फॉर्म याद रखनी है। रैंडम एक्सेस मेमोरी दो टाइप की होती है, एस रैम जिसको स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं, और डी रैम जिसको डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। इसके अलावा रोम तीन टाइप के होते हैं दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। एक होता है पी रोम, ठीक है दोस्तों, पी रोम जिसे प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। एक होता है ईपी रोम जिसको इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। एक होता है ईईपी रोम, ठीक है, इसको इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। दोस्तों, ये सारे फुल फॉर्म आपको याद रखने हैं, ठीक है। उसके बाद जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होता है हमारा, उसमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारा हार्ड डिस्क का, जिसमें हम लार्ज स्केल में डाटा स्टोर करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। ये एक हिसाब से परमानेंट टाइप का स्टोरेज डिवाइस होता है। अगर जब तक इसे हम डिलीट ना करें या कोई सिस्टम फेलियर ना हो जाए, इससे तब तक डाटा वहीं मौजूद रहता है, चाहे पावर ऑन रहे या पावर ऑफ रहे, ठीक है। ये जनरली लार्ज डाटा को सेव करने के लिए होता है, जैसे जो आजकल आपने देखा होगा हार्ड डिस्क टीबी में मिलते हैं। ये केबी स्मॉल यूनिट होता है, एमबी उससे बड़ा यूनिट होता है, जीबी उससे बड़ा यूनिट होता है, और टीबी उससे बड़ा यूनिट होता है, ठीक है। मैं इसके बारे में भी बताऊंगा कि एक टीबी में कितने जीबी होते हैं, या एक जीबी में कितने एमबी होते हैं, या एक एमबी में कितने केबी होते हैं। इन सब के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा नेक्स्ट स्लाइड में, नेक्स्ट लेक्चर में, माफी चाहूंगा। इसके अलावा कुछ और स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं, जैसे फ्लॉपी डिस्क आजकल यूज़ में नहीं आती, पहले आते थे। सीडी हो गया, डीवीडी हो गया, ठीक है, और पेन ड्राइव हो गया, जैसे कि पेन ड्राइव हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके अलावा कंप्यूटर में एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ होता है, जो आपका सिस्टम यूनिट का ही कंपोनेंट आप कह सकते हैं उसे, वो होता है पावर सप्लाई। क्योंकि बिना पावर सप्लाई के आपका कोई भी प्रोसेसर, कोई भी यूनिट काम नहीं करेगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, अगला जो हमारा लेक्चर होगा वो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर होगा दोस्तों, ठीक है। ये जो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर हमारा अगला लेक्चर होगा, ठीक है। तो इसके लिए प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, ताकि मैं आपको डेली, क्योंकि अभी से लेकर जो मेंस जब तक नहीं हो जाता आईबीपीएस का, तब तक मैं रेगुलर लेक्चर्स अपलोड करता रहूँगा, जो डेली आपके बेनिफिट की होंगी, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा मैं अपना ईमेल आईडी, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो या फिर कुछ आप पूछना चाहते हैं, तो आप मुझे वहाँ ईमेल कर सकते हैं, ठीक है। या तो फिर आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं, ठीक है दोस्तों, कि आपको क्या अच्छा लगा, क्या अच्छा नहीं लगा, या फिर आप कोई कन्फ्यूज़न है तो कुछ पूछना चाहते हैं, ठीक है। मैं सभी लेक्चर्स की एक सीरीज़ बना दूंगा दोस्तों, प्लीज़ इसे देखिए और
मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। दोस्तों ये एक फ्री चैनल है, फ्री सर्विस है, जिसमें आपको कोई भी पेमेंट नहीं करना है, आपको बस सब्सक्रिप्शन का बटन दबाना है और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना है, ठीक है दोस्तों, जिससे आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। दोस्तों मैं आपको बहुत ही हाई फाई चीज़ें नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है, मैं आपको वही सारी चीज़ें बताऊंगा यहाँ पर जो चीज़ें एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, और लेक्चर 2 कल आएगा दोस्तों, कल 4 बजे के लगभग मैं लेक्चर 2 अपलोड कर दूंगा, तो आप उसे भी ज़रूर देखिएगा, और अब इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और ऑल द बेस्ट आपके एग्जामिनेशंस के लिए। प्रिपेयर वेल। थैंक यू।